तुम्हें आज ही अंजलि से डिवोर्स लेना होगा। मैंने सारे पेपर कंप्लीट कर दिए हैं। इधर तुम अंजलि से डिवोर्स लोगे और उधर हम शादी करेंगे, जो अभी तक अधूरी है। ये बोलते हुए रिया गौतम के रिप्लाई का वेट करती है। गौतम पेपर देखता है और एक सामान्य रिएक्शन के साथ कहता है, ठीक है, मैं साइन करके अंजलि को दे दूंगा। ये सुनते ही रिया बहुत खुश होती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन गौतम तैयार होकर जब नीचे उतर कर आया तो उसने देखा कि रिया लॉन में प्रभाकरण के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। दोनों धीमी धीमी आवाज में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। गौतम उसे इग्नोर करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ता है। अचानक जैसे ही रिया की नजर गौतम पर पड़ती है, वो दूर से ही कॉफी का मग अपने होठों से हटाते हुए उससे कहती है, गौतम, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? गौतम बिना पलटे कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, ऑफिस जा रहा हूँ। रिया कॉफी का सिप लेते हुए मुस्कुरा कर कहती है, होटल वाले प्रोजेक्ट के अलावा मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट दिया है तुम्हें, वो भी कंप्लीट कर लेना आज। गौतम एक पल के लिए रुकता है, फिर दरवाजा खोलकर कार में बैठ जाता है। रिया प्रभाकरण की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और एक गहरा लंबा सिप लेकर उससे बोलती है, इससे पहले कि अंजलि गौतम के नजदीक आने के बारे में सोचे, मैं उसे पहले ही बहुत दूर कर देना चाहती हूँ। ऑफिस में गौतम अकेला बैठा था। जब से रिया ने अंजलि को डिवोर्स देने का बोला है, तब से ही एक अजीब सी बेचैनी खंजर बनकर हर पल उसके सीने में चुभ रही थी। वो इस रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था अंजलि को भी वो अब खो चुका है। इसलिए इम्प्रैक्टिकल उम्मीद रखना ठीक बात नहीं है। इसलिए वो पेपर पर अपने साइन कर देता है। इधर अंजलि फ्रिज में से टिफिन निकालकर देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और आश्चर्य से वंश के पास जाती है और कहती है, वंश, तुमने टिफिन से लौकी की सब्जी पूरी खा ली? वंश थोड़ा हिचकता है क्योंकि वो ये जानता है कि ये विवान ने खाई है। वो कहता है, हाँ खा ली माँ, मेरे लिए इतना टफ भी नहीं है लौकी करेले खाना। आप ही तो कहती है ना, हेल्दी खाकर ही एस्ट्रोनॉट बनूंगा, तो बस खा लिया। अंजलि बोलती है, वेरी नाइस, इसीलिए मैंने आज भी करेला बनाया है, अच्छे से खाना वो भी, ओके? वंश के एकदम रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है, सोचा था होटल का खाना खाऊंगा रोज, लेकिन मेरी मॉम ने हेल्दी खाने के चक्कर में स्मॉल गैस और सिलेंडर ही बुलवा लिए। हे भगवान, मैं करेला नहीं खाऊंगा। अंजलि को वंश के कुछ खुसर फुसर करने की आवाज आती है। वो कहती है, क्या कहा वंश? वंश कहता है, अब कुछ नहीं, आप ऑफिस में लेट हो रही हैं, जाइए माँ, मैं खा लूंगा। थोड़ी ही देर में अंजलि ऑफिस पहुंचती है। गौतम बैड एक्सप्रेशन के साथ अंजलि की तरफ डिवोर्स पेपर बढ़ा देता है। अंजलि पेपर देखकर शॉक हो जाती है। गौतम अभी तो अंजलि को एक अच्छा इंसान लगने लगा था। जब गौतम ने मीटिंग में अंजलि को सपोर्ट किया या ट्रिप पर जो हर बार उसकी एक्स्ट्रा केयर करी, अब तो अंजलि को गौतम पर यकीन होने लगा था। उसे लगने लगा था शायद गौतम गलत इंसान नहीं है। वो गौतम के साथ अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बाउंड्री बनाकर चलती थी। उसे अभी भी गौतम से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता थी, जिसे वो इनके सामने ना लाकर इस प्रोजेक्ट को जल्द से कंप्लीट करके फिर से दिल्ली लौट जाना चाहती थी। वो डिवोर्स पेपर पर गौतम के साइन देखती है, वैसे ही पेन निकालती है और अपने भी साइन कर देती है। तभी उन पेपर पर एक हाथ आता है। वो हाथ पेपर को उठाते हैं। अंजलि ऊपर देखती है तो रिया ने पेपर्स उठा लिए हैं। उसके चेहरे पर चुड़ैलों वाली स्माइल है और वो पेपर प्रभाकरण के हाथ में देते हुए उससे कहती है, प्रोसीड दिस प्रभाकरण। प्रभाकरण भी कमीनों वाली स्माइल चेहरे पर लाकर बोलता है, ये काम तो प्रायोरिटी से करना है मैडम, आई नो। रिया फिर आगे कहती है, कल 11 बजे कोर्ट में मिलते हैं, डिवोर्स की हियरिंग होगी। अंजलि सब बातों को इग्नोर कर फिर से अपने लैपटॉप में काम पर लग जाती है। इधर विवान वंश को फोन करता है और कहता है, क्या कर रहा है वंश? वंश कहता है, कुछ नहीं यार, एक बात बता, बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो बेचारा बिना खेले कूदे, बिना मस्ती करे, बिना किसी के साथ शैतानी करे कैसे एक जगह पर रह सकता है? ये हमारे पेरेंट्स लोग समझते क्यों नहीं? विवान भी कहता है, वाह यार, क्या बात बोली है तूने, तू सच में बहुत इंटेलिजेंट है। वंश कहता है, नहीं भाई, इंटेलिजेंट तो तू है, मैंने कल तेरे घर में देखा,
कितने सारे टूटे इलेक्ट्रिक खिलौने तू फिर से जोड़कर बना रहा है। विवान कहता है, यार वो तो बहुत आसान है, लेकिन यार कल तेरी मम्मी के हाथ का खाना मैंने जो खाया ना, कभी नहीं खाया ऐसा खाना यार। वंश कहता है, भाई क्या हो गया है तुझे? तू लौकी की सब्जी की इतनी तारीफ कैसे कर सकता है? यार विवान, मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए। विवान कहता है, हाँ बता ना। वंश कहता है, मेरा ना जयपुर के किले घूमने का मन है। मॉम से कई बार बोला, बट वो वर्क में बिजी रहती है। मैंने कैब वाले से बात कर ली है, वो मुझे सिर्फ 2000 में जयपुर के सारे किले घुमा देगा, सिर्फ 4-5 घंटे में। विवान बीच में काटते हुए बोलता है, मेरी क्या हेल्प चाहिए? वंश कहता है, तुम मेरी जगह होटल आकर रुक जा, मैनेजर को पता नहीं लगेगा और मैं घूम आऊंगा। विवान थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर मान जाता है और चेहरे पर बड़ा वाला मास्क लगाकर होटल में आता है और वही बड़ा मास्क लगाकर वंश होटल से बाहर निकल जाता है। वंश जयपुर घूमने निकल पड़ता है और विवान आज की स्पेशल करेले की सब्जी खाने की तैयारी करने लगता है। जितना एक्साइटमेंट वंश में जयपुर घूमने को लेकर है, उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट विवान में आज अंजलि के हाथों की बनी करेले की सब्जी खाने में है। वो जैसे ही पहला बाइट खाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सच में अपनी माँ को बहुत मिस करने लगता है। उससे फील होता है कि वंश कितना ज्यादा लकी है, उसकी केयर करने वाला कोई है जो हर पल उससे बात करता है। रोते रोते स्वाद लेते हुए विवान फिर से पूरी सब्जी खा जाता है। जो खुद के घर पर सिर्फ 5 या 6 टुकड़े ही खाया करता था, वो आज भरपेट खाना खा रहा था। विवान सच से अनजान था कि वो भी अपनी सगी माँ के हाथ का ही खाना खा रहा था। होटल लौटते समय रास्ते भर अंजलि के दिमाग में बार बार डिवोर्स पेपर वाली बात घूम रही थी। उसे बार बार वो सारे पल याद आ रहे थे जो कभी उसने गौतम के साथ बिताए थे। उन सभी पलों को, उन सभी यादों को वो बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी थी। एक लड़की के रूप में वो अपने दिल की हर ख्वाहिश को मार चुकी थी, लेकिन न जाने आज क्यों एक शादीशुदा औरत उसके वजूद से निकलकर उसके सामने खड़ा होना चाह रही थी, जिसे बाहर निकलने से रोकने के लिए अंजलि भरपूर कोशिश कर रही थी। वो आधे रास्ते में पहुंचती है और वंश को कॉल करती है। अचानक विवान उठा लेता है। अंजलि बोलती है, मैं होटल के लिए निकल गई हूँ बेटा, आपको कुछ खाना है? कोई फ्रूट्स लेकर आऊं आपके लिए? विवान की बैंड बज जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो बोले या ना बोले। वो सिर्फ नो बोलकर फोन काट देता है और फौरन वंश की सीक्रेट मोबाइल पर फोन करता है। वंश कहता है, यार मुझे तो अभी आधा घंटा और लगेगा। विवान कहता है, यार तू कैसे भी करके जल्दी आ। वंश थोड़ी देर तक कुछ आइडिया सोचता है और बोलता है, तू मैनेजर को जाकर बोल, मुझे रिमोट कार चाहिए अभी। वो तुझे मार्केट में खिलौने वाली शॉप पर लेकर जाए। बस वहाँ तो कैसे भी आधे घंटे तक रुक जाना, मैं भी उसी शॉप में आ जाऊंगा। वहाँ मुझे पता है हमें कैसे फ्लिप होना है, समझा? जैसा वंश ने कहा, विवान ने वैसा ही किया और मैनेजर उसे लेकर चला गया। इधर होटल पहुंचकर जब अंजलि अपनी कार से उतरी तो उसके चेहरे पर उदासी थी और कंधे झुके हुए थे। अंजलि वंश या स्वासिका को अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने कंधों को झटका, अपनी मुट्ठियों को कसते हुए एक गहरी लंबी सांस भरी और चेहरे पर स्माइल सजाकर तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। गेट नॉक करने पर जब कोई गेट नहीं खुलता है तो वो अपनी चाबी से गेट खोलकर देखती है। अंदर वंश नहीं दिखता है। वो भयानक घबरा जाती है। वो तुरंत मैनेजर को फोन करती है। वंश कहाँ है? मैंने आपसे कहा था उस पर पूरा ध्यान रखने को, और आप? मैनेजर अंजलि की बात पूरी होने देने के पहले ही बोलता है, मैडम पापा मेरे साथ हैं, उन्हें कुछ खिलौने चाहिए थे, बोले अर्जेंटली लेना है, अभी चलो, तो यहाँ खिलौने की शॉप पर लेकर आया हूँ। मैनेजर की बात सुनकर अंजलि के दिल में चैन आता है। अगले दिन ठीक 11 बजे दोनों सिविल कोर्ट पहुंच चुके थे। उन दोनों के ही वकील अपनी अपनी फाइल जज के सामने जमा कर आ चुके थे। गौतम ने अपनी फाइल में किसी बच्चे का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसके नजर में तो विवान को रिया ने जन्म दिया था, इसलिए फाइल में उसका जिक्र करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ अंजलि ने अपने वकील से बात छुपा ली थी कि उसका एक बच्चा है। उन दोनों की फाइल पढ़कर जज समझ गया था कि शादी के 6 साल बाद भी दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ है। शायद इसलिए ही दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं।
आमतौर पर जज बड़े सख्त स्वभाव के होते हैं, लेकिन शायद ये जज काफी समझदार और अच्छे दिल का इंसान था। उसने अपनी ऐनक नीचे करते हुए दोनों की तरफ बारी बारी देखा और मुस्कुराकर बोलते हैं, देखिए मिस्टर एंड मिसेस गौतम, मैंने आप दोनों के पक्ष पढ़ लिए हैं और इन दोनों ही फाइलों में मुझे तलाक लेने की कोई ठोस वजह नहीं दिखाई देती, सिवाय इसके कि आप दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। वहां खड़ा गौतम का वकील रिया का चाटुकार था। रिया का प्लान फेल होते हुए देखकर उसने जैसे ही बीच में बोलने की कोशिश की तो जज ने उसे डांट कर तुरंत चुप कर दिया। जज आगे एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए, आप दोनों तलाक की कोई ठोस वजह लेकर आइए। तब तक यह अदालत आपको कम से कम 3 महीने एक साथ रहने की और एक मैरिज कंसल्टेंट से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मिनिमम 11 काउंसलिंग लेने की सलाह देती है। अगर तब तक भी आपके रिश्ते में मिठास नहीं आती है, आप एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाते, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, तो उसके बाद कोर्ट आपको डिवोर्स अलाउ कर देगी। लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है। 11 काउंसलिंग बिल्कुल मिस ना करें। इतना कहते हुए जज 3 महीने बाद की डेट दे देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आज सालों बाद जज ने दोनों को एक साथ एक ही मोमेंट पर फिर से याद दिलाया था कि ये कभी सच में पति पत्नी थे, कभी सच में इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ करता था, कभी दोनों एक दूसरे पर मरते थे। कई खूबसूरत जिंदगी के पल दोनों ने साथ में बिताए हैं। ये सारा कुछ जज की बातों के कहने से अंजलि और गौतम दोनों के दिमाग में एक साथ चला। तभी दोनों की नजरें आज एक दूसरे को देखने पर ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। मानो जैसे दोनों के मन में क्या चल रहा है ये दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जुबान पर नहीं लेकर आएंगे। रिया के वकील ने बैड न्यूज रिया को फिर से सुना दी थी, जिससे रिया ने उस वकील को ही बहुत गंदी गालियों के साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। गौतम और अंजलि कोर्ट से बाहर आकर एक साथ कहते हैं, कल काउंसलिंग का टाइम पूछ लेना। तभी गौतम के पास लता का फोन आता है। जो खबर गौतम फोन पर सुनता है उसके चेहरे पर टेंशन उभर आती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अंजलि पूछती है, क्या हुआ? गौतम कहता है, दादाजी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। ये सुनते ही अंजलि के चेहरे पर भी वही टेंशन उभर आती है, क्योंकि खन्ना परिवार में अंजलि को सबसे ज्यादा प्यार देने वाला कोई इंसान था तो वो थे दादाजी। एक लग्जरी सा रूम जैसे दिखने वाले अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स दादाजी का चेकअप कर रहे हैं। वहीं आसपास लता देवी, गौतम और रिया भी खड़े हैं। थोड़ा टेंस्ड माहौल था। रिया की आंखों में दादाजी के लिए झूठे आंसू भी थे, जैसे उसे उनकी कितनी फिक्र है। वो गौतम के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोलती है, दादाजी ठीक हो जाएंगे ना गौतम? गौतम उसके आंसू पोंछता है और डॉक्टर्स चेकअप फिनिश करते हैं। गौतम डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ है दादाजी को डॉक्टर? कमरे में मौजूद सभी लोग डॉक्टर का जवाब सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दादाजी को अल्जाइमर की वजह से थोड़ी बेहोशी हो गई थी। अभी 1-2 दिन उन्हें एडमिट करके रेस्ट कराना होगा और ऐसे में परिवार को उन्हें खुश रखने का पूरा प्रयास करना होगा। तभी दादाजी को होश आ जाता है। वो पूछते हैं, गौतम, मेरी बहू कहाँ है? ये सुनकर रिया को बहुत खुशी होती है। अपने आंसू पोंछती है और दादाजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दादाजी रिया को ध्यान से देखते हैं, हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम तो गौतम की साली हो ना बेटी, मेरी बहू अंजलि कहाँ है? ये सुनते ही कमरे में मौजूद तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। रिया के जैसे तन बदन में आग लग जाती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो गौतम की तरफ देखती है। गौतम उसे इशारे से काम डाउन होने को कहता है। लता देवी के भी होश उड़ जाते हैं। दादाजी लता देवी से पूछ पड़ते हैं, अंजलि नहीं आई? उसे मेरी फिक्र नहीं है क्या? और 2 दिन पहले तो मैं तुम्हारी शादी में नाच रहा था, हॉस्पिटल कैसे आ गया? सब शॉक होते हैं। 2 दिन पहले शादी मतलब? डॉक्टर बताता है, उनकी लास्ट याददाश्त लगता है तुम्हारी शादी तक की है, उसके आगे की सब उड़ गई। दादाजी फिर पूछ पड़ते हैं, बहू कहाँ है मेरी? गौतम को फाइनली सच बताना पड़ता है। दादाजी, वो नहीं आएगी, अपने काम में थोड़ा ज्यादा बिजी है आजकल। दादाजी गुस्से में खड़े होने लगते हैं और कहते हैं, बात करवाओ उससे मेरी फोन लगाकर,
या बोलो दादाजी बुला रहे हैं। गौतम को समझ आ जाता है दादाजी ऐसे नहीं मानने वाले। गौतम पार्किंग में जाकर अपनी कार निकालता है, फिर अंजलि को कॉल करके अर्जेंट में मिलने बुलाता है। अंजलि से मिलकर वो कहता है, अंजलि, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दादाजी को अल्जाइमर्स हो गया है, जिसमें उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। उन्हें हमारी शादी का 2 दिन बाद तक का याद है, उसके बाद का सब भूल गए वो। अंजलि ये सुनकर बड़ा शॉक हो जाती है। वो कहती है, ओ माय गॉड। गौतम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसे भी यही आखिरी रास्ता दिखता है। वो अंजलि से हाथ जोड़कर पूछता है, अंजलि, क्या तुम 2 दिन के लिए दादाजी के सामने उनकी बहू, मेरी पत्नी बनना प्रिटेंड कर पाओगी? ये सुनते ही अंजलि के पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ पड़ती है। डर, पुराने बुरे अनुभव और हेल्प, तीनों के मिले जुले भाव से अंजलि भरी हुई थी। लेकिन अच्छाइयों की एक खास बात है कि जिसके अंदर भी है, वो चाह के भी खुद को बुरा और खुदगर्ज नहीं बना सकता। सामने वाले की बुराई भी उसके अंदर की अच्छाई और सच्चाई की जड़ें भी नहीं ला सकता। ठीक वैसे ही अंजलि भी गौतम, लता देवी और रिया के द्वारा उसके प्रति किए गए बर्ताव भुला तो नहीं पाती, लेकिन दादाजी की हालत के बारे में सुनकर उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो फाइनली बहुत सोचने के बाद डिसीजन लेती है। इधर हॉस्पिटल में दादाजी गुस्से में बैठे थे, तभी गौतम वहां अंदर आता है। उसे देखकर दादाजी पूछते हैं, लाया बहू को? गौतम कुछ नहीं कहता, लेकिन इतने में फिर से कमरे का दरवाजा खुलता है। गौतम और दादाजी के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ती है। वहीं रिया और लता देवी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। दरवाजे पर अंजलि थी। अंजलि बिल्कुल नई नवेली बहू के रूप में दादाजी के सामने आई। वही दुपट्टे को ओढ़ने का तरीका, आंखों में चमक, चेहरे पर ग्लो। गौतम की नजर तो मानो अंजलि पर ठहर सी गई हो। उसे कई वर्षों की खुशियां आज ही मिल गई। अंजलि कमरे में एंटर करती है। दादाजी के पैर छूते हुए बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है दादाजी कि अंजलि को आप याद करें और वो ना आए? अचानक से दादाजी की बीपी भी नॉर्मल होने लगती है। लता देवी भी दादाजी के सामने एक अच्छी बहू बनने के लिए अपनी बहू अंजलि को गले लगाती है। अब तो रिया को जैसे अपनी हार सामने ही दिखने लगती है। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है। लता देवी को भी एहसास होने लगता है कि अंजलि के आने से अब एक नया तूफान उसके, रिया और गौतम के जीवन में आने वाला है। लेकिन गौतम की तरंगे तो किसी और दिशा में ही है। वो बस जी भर के अंजलि को देखना चाहता है। डॉक्टर्स की टीम फिर से विजिट पर आती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। लता देवी रूम के बाहर निकलते ही रिया को ढूंढने निकल पड़ती है। अभी रूम के बाहर सिर्फ गौतम और अंजलि ही है। गौतम मुस्कुराते हुए अंजलि से बोलता है, थैंक यू अंजलि। अंजलि पूछती है, दादाजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या बोला है डॉक्टर ने? यही कि दादाजी को अगर दोबारा अल्जाइमर का अटैक आया तो वो कोमा में जा सकते हैं, इसलिए हमें उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा। गौतम की बताई बात अंजलि को सोच में डाल देती है। अंजलि को दादाजी के साथ बिताए हुए वक्त याद आने लगते हैं। फिर उसे उस घर में लता देवी और रिया द्वारा किए गए बर्ताव भी याद आते हैं। तभी गौतम एक चुटकी बजाता है और अंजलि उन मोमेंट से बाहर आ जाती है। इधर वंश बड़ी चालाकी से खिलौने वाले के वहां जाकर खुद खड़ा हो गया और विवान को कैब में बिठाकर घर भेज दिया। अब घर पहुंचकर विवान अकेला घर में बोर हो रहा था, तो उसे अपने बोरिंग टाइम का बेस्ट ऑप्शन वंश से फोन करके बात करने लगता है। वो तुरंत वंश को फोन लगा देता है और पूछता है, यार तूने तो बताया नहीं, कैसे लगे तुझे कल जयपुर के किले? वंश कहता है, एकदम वैसे जैसे तुझे मेरी मम्मी के हाथ की करेले की सब्जी। विवान ये सुनते ही हंस देता है। वंश भी दांत दिखाकर हंसता है। विवान बोलता है, यार लेकिन अब से हम ना इतने ज्यादा टाइम का फ्लिप नहीं करेंगे। कल हम जैसे तैसे बचे हैं, ऑलमोस्ट मर ही गए थे। सोच, अगर मैं वहीं रह जाता तो तेरी मम्मा से क्या बात करता, कैसे बिहेव करता, मुझे तो पता भी नहीं। मैं ठहरा कम बोलने वाला बच्चा, और तू है बार बार बोलने वाला, कुछ ना कुछ सोचने वाला। दोनों के फोन पर काफी देर तक बातें चलती रहती है। स्कूल, मम्मी पापा, फन, मस्ती, बच्चों के पास बात करने के लिए टॉपिक की कहाँ कमी रहती है। इधर अंजलि दादाजी को दवाई दे रही है। रिया से ये सब अपनी आंखों से देखा नहीं जा रहा था। अंजलि को यूं देख उसके अंदर का खून खौलने लगता है। उससे लगता है कि अंजलि अब कुछ ज्यादा ही चालाकी कर रही है। वो पहले जयपुर में आई,
फिर उसके ऑफिस में आई, फिर गौतम की लाइफ में आई, अब उसके परिवार की लाइफ में आ गई है। रिया सोचती है कि धीरे धीरे करके अंजलि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अंदर तक घुस गई है। इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, वरना रिया के हाथ से बहुत कुछ छिन जाएगा। वो दादाजी के सामने खुद को और अच्छा बताने के लिए पहले अंजलि को बहुत अच्छा अच्छा बोलती है। अंजलि ये सुन के बहुत शौक रहती है कि आखिर रिया को आज क्या हो गया है। रिया अपनी सोने की अंगूठी निकालकर अंजलि की उंगली में पहनाती है एंड ऐसा दिखाती है कि वो भी अंजलि से बहुत खुश है। दादाजी रिया के इस जेस्चर के बाद उसके भी सिर पर हाथ फेर देते हैं। अपनी हॉस्पिटल की बहू बनने वाली ड्यूटी निभाकर अंजलि अपने होटल रूम में माँ और इंटीरियर डिजाइनर वाली ड्यूटी निभाने आ जाती है। कुछ देर के लिए स्वास्तिका अंजलि को देखकर सरप्राइज हो जाती है। कहाँ थी तुम आज पूरे दिन अंजलि? स्वास्तिका पूछती है। अंजलि वंश की तरफ देखती है तो स्वास्तिका वंश से कहती है, वंश अब अपने रूम में रेस्ट करो, मामा से मुझे कुछ बात करनी है। वंश उठकर अंदर चली जाता है। अंजलि कहती है, यार स्वास्तिका, आई डोंट अंडरस्टैंड, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। स्वास्तिका सरप्राइज हो जाती है। अंजलि की बात सुनकर वो फिर से रीजन पूछती है। अंजलि कहती है, मैं गौतम, रिया और जयपुर इन सब से जितनी जल्दी बाहर निकलना चाह रही हूँ, जितनी दूर इनसे जाना चाह रही हूँ, उतना ही मैं इसके अंदर और घुसती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा सा जाल है जिसमें मैं फंसती ही जा रही हूँ। बाहर आने का रास्ता हर बार दिखता है, लेकिन फिर नया जाल रेडी। स्वास्तिका को अंजलि की बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। वो बोलती है, तो कुछ साफ साफ नहीं बताएगी? अंजलि थक कर बैठते हुए कहती है, गौतम के दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए आज और उन्हें अल्जाइमर निकला, और उससे बड़ी प्रॉब्लम, उन्हें सिर्फ गौतम और मेरी शादी तक का याद है। उसके बाद का सब इरेज हो गया उनकी मेमोरी से। उनके लिए उनकी नई नवेली बहू मैं हूँ। इतना बोलते बोलते अंजलि एक के बाद एक सारा कुछ दिन भर में जितना भी घटा वो सब स्वास्तिका के साथ शेयर करती है। स्वास्तिका को भी सिचुएशन बहुत अजीब लगती है, जिसे ना छोड़कर जाया जा सकता है और ना पूरी तरह से उसमें लगा जा सकता है। शाम में अंजलि फिर से हॉस्पिटल पहुंचती है, दादाजी की केयर करती है। गौतम के ना होने की वजह से कुछ दवाइयां नीचे मेडिकल से जाकर लाना होती है, तो अंजलि खुद नीचे जाकर दवाई लाने का फैसला करती है। चूंकि दादाजी का प्राइवेट रूम 6th फ्लोर पर था, इसलिए अंजलि लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और वेट करती है लिफ्ट के आने का। दादाजी के रूम से बाहर रिया भी आती है और अंजलि को गुस्से में घूरने लगती है। तभी लिफ्ट आती है तो अंजलि लिफ्ट में चली जाती है। रिया अंजलि के साथ इतना बुरा करना चाहती है कि अंजलि जिंदगी में कभी लौटकर फिर इस दिशा में नहीं आएगी, लेकिन दादाजी की वजह से मानो जैसे अंजलि अभी बची हुई है। रिया भी बस कैसे भी दादाजी के डिस्चार्ज होने का वेट कर रही थी। उसके बाद तो अपने दिमाग में वो अंजलि को ठिकाने लगाने की, अपनी जिंदगी से दूर करने की काफी प्लानिंग सोच चुकी है। वो ऊपर की विंडो से सब कुछ सोचते हुए नीचे देखती है, तो तब उसे नीचे अंजलि जाती हुई दिखाई पड़ती है। रिया के दिमाग में अचानक से एक प्लानिंग फिर से ठहर जाती है। उसे खिड़की के किनारे पर रखे 2 बड़े गमले दिखाई पड़ते हैं और नीचे अंजलि। वो अपने आसपास देखती है तो कोई भी नजर नहीं आता। कैमरा भी दूसरी तरफ मुंह करके लगा है। रिया के चेहरे पर फिर से वही शैतानी स्माइल आती है। वो नीचे अंजलि को खड़ा देखती है। दोनों बड़े गमलों को अंजलि का निशाना लगाते हुए एक साथ नीचे धक्का देती है।